Hello everyone, this is Kalpesh Kapadia, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus. Welcome to our official YouTube channel. Today, in this video session, we will discuss about control of groundwater in excavations. In this session, we will discuss about introduction to dewatering, which method we are used for dewatering. So now, let's start with the introduction of dewatering. Dewatering means removal of excess water from saturated soil, यानी कि जो सैचुरेटेड सॉइल में से जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको निकालने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं dewatering. Dewatering of trenches in very pervious soils poses a main problem of seepage water entering the pit. वेरी परवियस सॉइल है, वहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या होता है, क्योंकि वाटर है वो वाटर बाय सीपेज पीट में एंटर होता है. इन केस ऑफ इम्परवियस सॉइल पाइपिंग प्रॉब्लम में कॉज सबसाइडेंस ऑफ द सॉइल सराउंडिंग द पिट एंड देयर बाय एनी स्ट्रक्चर नॉट रेजिस्टिंग ऑन इट. और इम्परवियस सॉइल में क्या होता है, तो इम्परवियस सॉइल में नीचे पाइपिंग प्रॉब्लम क्रिएट होता है और उसकी वजह से वो सॉइल है वो सबसाइडेंस हो जाती है और कोई भी स्ट्रक्चर उसके ओवर कोई भी स्ट्रक्चर रेजिस्ट नहीं हो पाता है. इन केस ऑफ हाईली इम्परवियस सॉइल डिचेज द मेन फैक्टर टू बी अकाउंटेड फॉर इट्स इफेक्ट ऑफ सीपेज फोर्सेज. और जहाँ पे भी हाईली इम्परवियस सॉइल्स है वहाँ पे आप डिच बना रहे हो तो वहाँ पे सीपेज फोर्स सबसे पहले काउंट करना चाहिए. So therefore, to carry out excavation safely, dewatering of subsoil water, यानी कि control of ground water in excavation is necessary. तो जहाँ पे भी आपको excavation करना है, safely excavation करना है, तो वहाँ पे आपको dewatering method use करनी पड़ेगी. The method of dewatering, digging a foundation trenches in waterlogged grounds poses a great problem for the site engineer. तो साइट इंजीनियर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जहाँ पे भी वाटर लॉक्ड एरिया है वहाँ पे कोई फाउंडेशन उसको बनाना है तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसको क्रिएट होती है. तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, तो बिकॉज ऑफ वाटर ओजिंग इन द ट्रेंच फ्रॉम साइड्स ब्रिंग्स विथ इट द सॉइल फ्रॉम द साइड्स. तो वहाँ पे क्या होता है, तो कि जो वाटर साइड में से ट्रेंच में आता है वो क्या करता है, सॉइल को साथ में लेके आती है. तो वहाँ पे जो आप टिम्बरिंग भी यूज़ करेंगे, टिम्बरिंग प्रोवाइड करेंगे तो टिम्बरिंग भी लूज होकर कोलैप्स हो जाएगी. तो वहाँ पे क्या करना चाहिए कि एक्सकेवेशन कैन बी कैरिड आउट बाय डीवाटरिंग द सबसॉइल वाटर. तो सबसॉइल वाटर को डीवाटरिंग करना चाहिए एक्सकेवेशन करने के लिए. Now, the following methods are generally adopted. So, there are many types of methods for carrying out dewatering. First one is sumps and ditches, then shallow well system, then deep well system, then well point system, then vacuum method, then cement grouting, then chemical process, then freezing process, and last one is electro osmosis method. So first one is sumps and ditches. The simplest form of dewatering used in shallow excavation in coarse grain soil. जहाँ पे भी coarse grain soil है वहाँ पे और shallow excavation आपको करना है तो वहाँ पे आप ये sump और ditches methods है उसका आप use कर सकते हो. In this method, shallow pits called sumps are dug along the periphery of area. तो जहाँ पे भी आपका कंस्ट्रक्शन साइट का एरिया है तो एरिया के अलॉन्ग क्या करना है, तो कि एक शैलो पिट्स बनाने हैं, उसको हम सम्स भी बोल सकते हैं. These sumps are connected by ditches or drain of semicircular in shape and 20 cm diameter along the periphery of the excavation.
सो उस सम को हमको कनेक्ट करना है बाय ड्रेन, और उसका शेप रहता है सेमी सर्कुलर, और उसका डायमीटर रहता है 20 सेंटीमीटर along the periphery of excavations. The water from the slope or sides flow under gravity and is collected in sum from which it is pumped out. So ड्रेन में से वाटर है वो सम में कलेक्ट होता है, और उसके बाद जो सम में कलेक्ट किया गया वाटर है उसका हम पंपिंग करके उसको बाहर निकाल सकते हैं. Then second one is deep well system. So now we are directly go on to the figure for better understanding. So यहाँ पे आपको डीप वेल सिस्टम की फिगर दिखाई दे रही है, इमेज है. सो उसमें सबसे पहले क्या होता है, तो दिस सिस्टम इज मोर सुटेबल व्हेन द डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन इज मोर देन 16 मीटर और वेयर आर्टेसियन वाटर इज प्रेजेंट. तो 16 मीटर से ज़्यादा आपको डेप्थ पे एक्सकेवेशन करना हो और आर्टेसियन वाटर जहाँ पे प्रेजेंट हो, तो वहाँ पे आप ये डीप वेल सिस्टम का यूज़ कर सकते हो. इन दिस सिस्टम a 15 to 60 centimeter diameter wall is bored and casing with a long screen is provided. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो कि 15 से 60 सेंटीमीटर का 16 सेंटीमीटर डायमीटर का एक वॉल करना है, यानी कि बोर करना है, और वो बोर में केसिंग प्रोवाइड करना है, और केसिंग है वो उसके साथ एक लॉन्ग स्क्रीन भी प्रोवाइड करनी रहती है. और उसके बाद the submersible pump with a capacity to push the water up to a height of 30 meter or more is installed near the bottom of the well. तो जहाँ पे भी आपने बोरिंग किया है, तो बोरिंग के बॉटम में आपको एक सबमर्सिबल पंप जो उसकी कैपेसिटी होती है वाटर को पुश कराने की 30 मीटर और उससे भी ज़्यादा, उसको जो वेल है उसके बॉटम में सबसे पहले रखना है. Then each well has its own pump. So आपको यहाँ पे फिगर में दिखाई दे रहा है अलग अलग जगह पे बोरिंग किया गया है, और इंडिविजुअल जो बोरिंग है उसमें इंडिविजुअल सबमर्सिबल पंप लगा रहता है. Along with the deep well arranged on the outer side of an area under excavation, a row of well point is frequently installed at toe of the side slope of the deep excavation. और उसके जो आउटर एरिया में ये सब अरेंजमेंट की गई है, सो वहाँ से क्या होता है, क्योंकि वो इंडिविजुअल सब वेल है, वहाँ से जो पानी बाहर आएगा उसको हम एक मेन पाइप में जोड़ के वाटर को वन प्लेस से अनदर प्लेस ले जा सकते हैं. दिस ऑल्सो द फिगर ऑफ डीप वेल सिस्टम. सो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एक्सकेवेशन का वर्क हो रहा है, और 3 डिफरेंट बोरिंग किए गए हैं, और उसमें सबमर्सिबल पंप लगा के वहाँ से जो एक्सेस वाटर है उसको रिमूव कर रहे हैं. देन well point system. This is a method of keeping an excavated area dry by intercepting the flow of groundwater with pipe wells driven into the ground. उसमें क्या होता है, तो कि एक्सकेवेटेड एरिया को ड्राई रखने के लिए वहाँ पे जो ग्राउंड वाटर का फ्लो होता है उसको इंटरसेप्ट करके वहाँ पे वेल में पाइप ड्रिवन करा के हम डी वाटरिंग कर सकते हैं. So the main components of well point system are डिफरेंट कंपोनेंट से ये वेल पॉइंट सिस्टम है उसका अरेंजमेंट किया जाता है. उसमें 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं. फर्स्ट वन इज द वेल पॉइंट, देन द राइजर पाइप, देन द स्विंगर आर्म, देन द हेडर पाइप एंड द पंप. So we are directly go on to the figure for better understanding. This is the figure of deep well point system. A well point is a perforated pipe 5 to 8 centimeter in diameter and along and about 1 meter long, covered by a cylindrical wire gauge screen known as strainer. तो सबसे पहले आपको बॉटम पार्ट में दिखाई दे रहा है सिलिंड्रिकल वायर गेज के साथ लगा हुआ एक पाइप,
और उसका डायमीटर है, उसको हम बोलते हैं परफोरेटेड पाइप, और उसका डायमीटर है 5 to 8 सेंटीमीटर, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेनर। तो सबसे पहले नीचे आपको जो दिखाई दे रहा है वो है स्ट्रेनर। These pipes are jetted into the ground 1 to 2 meter apart. A ball valve is provided near the lower end of well point, which permits the flow of water only in the downward direction during installation. तो उसके इंस्टॉलेशन उसके इंस्टॉलेशन सबसे बॉटम पार्ट में आपको एक जेटिंग होल दिखाई दे रहा है। उसमें से क्या होता है तो कि वाटर जेट होता है, क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे जा सके, उसके लिए वहाँ पे एक जेटिंग वाल्व दिया गया है। द वेल पॉइंट इज कनेक्टेड टू द बॉटम ऑफ राइजर पाइप ऑफ सेम डायमीटर, और उसके ऊपर का जो आपको पाइप दिखाई दे रहा है राइजर पाइप, वो भी ये परफोरेटेड पाइप यानी कि वेल पॉइंट जो पाइप है उसके जैसा ही उसका डायमीटर रहता है, सेम डायमीटर के रहते हैं दोनों। Then riser pipe is collected to a horizontal pipe known as swinger arm, और ये जो वर्टिकल राइजर पाइप है उसके बाद आपको एक हॉरिजॉन्टल पाइप दिखाई दे रहा है, उसको हम बोलते हैं स्विंगर आर्म। देन क्या होता है तो स्विंगर आर्म्स ऑफ डिफरेंट वेल्स पॉइंट आर कनेक्टेड टू ए हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ 15 to 30 सेंटीमीटर डायमीटर नोन एज हेडर। और जो ये हॉरिजॉन्टल जो स्विंगर आर्म है वो एक डिफरेंट वेल के जो स्विंगर आर्म है वो एक पाइप में कनेक्ट किए जाते हैं, और वो पाइप का डायमीटर होता है 50 to 30 सेंटीमीटर, और उसका हम बोलते हैं हेडर। देन वैक्यूम मेथड। So for better understanding we are directly go on to the figure. So वैक्यूम मेथड में क्या होता है तो वेल पॉइंट्स कैन नॉट बी यूज सक्सेसफुली फॉर ड्रेनिंग सिल्टी सैंड्स एंड अदर फाइन सैंड विथ एन इफेक्टिव साइज लेस देन अबाउट 0.05 mm। तो कि जहाँ पे भी आप वेल पॉइंट सिस्टम का यूज नहीं कर पा सकते हो, यानी कि जहाँ पे भी सिल्टी सैंड है, एकदम फाइन सैंड, और उसकी साइज होती है लेस देन 0.05 mm, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए डी वाटरिंग करने के लिए, तो वहाँ पे आप वैक्यूम मेथड्स का यूज कर सकते हो। द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल इज लेस देन अबाउट 1 × 10⁻⁵ to 1 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड। सो ये जो सॉइल की परमेबिलिटी कोएफिशिएंट तो 1 × 10⁻⁵ to 1 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड से भी कम हो, तो वहाँ पे आप वैक्यूम वेल पॉइंट मेथड का यूज कर सकते हो। सो दिस सॉइल कैन बी इफेक्टिवली ड्रेन बाय यूजिंग वैक्यूम वेल पॉइंट। सो वहाँ पे आपको डी वाटरिंग करना है तो आप वहाँ पे वैक्यूम वेल पॉइंट सिस्टम का यूज कर सकते हो। When the permeability of soil is less than about 1 × 10⁻⁵ meter per second, it is not possible to pump out the water through the well point. So जहाँ पे भी 1 × 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड से भी कम परमेबिलिटी हो सॉइल की, सो वहाँ पे आप वेल पॉइंट सिस्टम एडॉप्ट नहीं कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको वैक्यूम मेथड का यूज करना रहता है। So this is due to the fact that the capillary forces prevent the flow of water from the pores of the soil. Hence, in such cases, the water table is lowered by means of consolidation of soil. So वहाँ पे क्या होता है तो कि जो सोइल के पोरस में से जो वाटर का फ्लो होता है वो कैपिलरी फोर्स से वो उसका फ्लो है वो रुक जाता है, और वो रुकने से क्या होता है तो कि सोइल है वो कंसोलिडेट हो जाती है और वाटर टेबल है वो नीचे चला जाता है। देन सीमेंट ग्राउटिंग। इन सीमेंट ग्राउटिंग, grouting solidifies and strengthens the formation to increase its load bearing capacity. So ये ग्राउटिंग क्या होता है तो कि वो सॉलिड ग्राउटिंग है वो कोई भी फॉर्मेशन को सॉलिड कर देता है और उसकी जो स्ट्रेंथ है उसमें भी इंक्रीज कर देता है,
और ये सब होने से क्या होता है, तो कि कोई भी सॉइल है उसकी लोड बेरिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। इट ऑल्सो रिड्यूस और एलिमिनेट्स द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू ए फॉर्मेशन। और सीमेंट कोई भी ग्राउटिंग है वो सीमेंट ग्राउटिंग से बना है, कोई भी ग्राउटिंग वो कोई भी फॉर्मेशन में से वाटर का फ्लो है उसको भी रिड्यूस कर सकती है। सो ग्राउटिंग ऑल्सो रिड्यूस द हाइड्रोलिक प्रेशर। जो ग्राउटिंग है वो हाइड्रोलिक प्रेशर को भी रिड्यूस करती है। द मेन द मटेरियल्स कॉमनली यूज फॉर ग्राउट इंक्लूड। सो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज किए गए हैं सीमेंट का ग्राउट बनाने के लिए। देखते हैं, फर्स्ट ग्राउट है वो सीमेंट और वाटर से बना रहता है। सीमेंट और वाटर का यूज करके भी आप ग्राउट बना सकते हो। देन सीमेंट, रॉक फ्लोर और वाटर, ये तीन मटेरियल का यूज करके भी आप ग्राउट बना सकते हो। सीमेंट, क्ले और वाटर का भी यूज कर सकते हो। देन सीमेंट, क्ले, सैंड एंड वाटर, ये सब का भी आप यूज करके ग्राउट बना सकते हो। एस्फाल्ट का भी यूज कर सकते हो। देन क्ले ऑफ वाटर का भी क्ले एंड वाटर को भी मिक्स करके आप ग्राउट बना सकते हो। और केमिकल्स का भी आप ग्राउट बनाने के लिए यूज कर सकते हो। देन केमिकल प्रोसेसेस। So in this method, chemicals in the liquid form can be pumped and through very small openings which other grouts cannot penetrate. So लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि हम सीमेंट ग्राउटिंग का यूज़ करके वाटर का फ्लो है उसको वहाँ से रिड्यूस करते थे। सो यहाँ पे कई बार कैसा होता है, तो कि वेरी स्मॉल ओपनिंग्स में सीमेंट ग्राउट है वो पेनिट्रेट नहीं हो पाता है। तो वहाँ पे आप लिक्विड फॉर्म में केमिकल का यूज़ करके आप ग्राउट बना के उसको वहाँ पे पेनिट्रेट कर सकते हो। तो केमिकल्स form barrier to the flow of water through a formation by changing from a liquid to a gel at a predetermined time after it's enter the formation. तो उसमें क्या होता है, क्योंकि केमिकल है वो कोई भी फॉर्मेशन में क्या करता है, तो कि जो जो लिक्विड है तो लिक्विड का जेल में फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है। और वहाँ पे क्या होता है, तो कि वो फॉर्मेशन लिक्विड का जेल में होने की वजह से जो स्मॉल ओपनिंग है वो पैकअप हो जाते हैं। इसलिए जो कोई भी फॉर्मेशन है वहाँ से वाटर एंटर नहीं हो पाता है। The time required to inject the chemical is usually less than compared to the other grouting material. जो केमिकल ग्राउटिंग को इंजेक्ट करने का टाइम है वो अदर ग्राउटिंग मटेरियल से कम होना चाहिए। प्रॉपर्टीज लाइक मॉडिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल एज डिजायर। और सॉइल की प्रॉपर्टी है उसमें भी काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन हो जाते हैं। इट में आइदर इंक्रीज द स्ट्रेंथ और डिक्रीज द परमिबिलिटी सॉइल। तो सॉइल की स्ट्रेंथ है उसमें इंक्रीज होता है और परमिबिलिटी है वो भी कम हो जाती है। इट मस्ट बी चीप, नॉन टॉक्सिक एंड नॉन एक्सप्लोजिव। जो केमिकल है वो कैसा रहेगा, कैसा होना चाहिए, तो एकदम चीप होना चाहिए और नॉन टॉक्सिक और नॉन एक्सप्लोजिव होना चाहिए। सो यहाँ पे केमिकल ग्राउट्स दिए गए हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स। इनऑर्गेनिक में सोडियम सिलिकेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, लिग्नोक्रोम है और लिग्नोसल्फेट, वो सब है इनऑर्गेनिक केमिकल है। और ऑर्गेनिक में इपोक्सी रेजिन्स एंड पॉलिएस्टर रेजिन्स, ये सब केमिकल का यूज करके केमिकल ग्राउट बना के ग्राउटिंग कर सकते हो। Then freezing process. So we are directly go to the figure for better understanding. So this is the image of freezing process. So freezing process में क्या होता है, तो this process is suitable for excavations in waterlogged soils like sand, gravel and silt. So ये सब soil है, ये सब soil है like sand है, gravel है और silt है। ये सब वाटर लॉक्ड सॉइल है। सो वहाँ पे आप एक्सकेवेशन करने के लिए फ्रीजिंग प्रोसेस का यूज़ कर सकते हो।
It is used for deep excavation such as for bridges, especially when the excavation is to be made adjacent to an existing or near some waterway. कोई भी वाटरवे के नियर में आप कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हो, वहाँ पे आपको एक्सकेवेशन करना है और डीप एक्सकेवेशन करना है, तो ये सब जगह पे आप ब्रिजिंग प्रोसेस का यूज़ कर सकते हो। तो ये वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो कि रिक्वायर्ड रेफ्रिजरेशन प्लांट नियर द साइट। तो ये ब्रिजिंग प्रोसेस में मेन कंपोनेंट है वो है रेफ्रिजरेशन प्लांट। तो रेफ्रिजरेशन प्लांट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो उसके बाद लार्ज डायमीटर पाइप ऑफ 100 mm to 150 mm आर ड्रिवन एंड स्पेसिंग बिटवीन 1 to 1.5 मीटर अलोंग पेरिफेरी ऑफ साइट। सो उसमें सबसे पहले 100 mm से 150 mm के लार्ज डायमीटर के पाइप को आप ड्रिवन करा के, और उसका स्पेसिंग है 1 to 1.5 मीटर आप रख सकते हो। उसमें से कोई भी स्पेसिंग रख सकते हो। उसका इंस्टॉलेशन जो साइट है उसकी अलोंग करना चाहिए। Then the small pipes of 25 mm to 50 mm diameter are inserted in the large pipe. So ये लार्ज पाइप का इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद आप उसमें स्मॉल पाइप रखना पड़ता है, वो 25 से 50 mm डायमीटर का रहता है। So ये स्मॉल पाइप्स may be open at bottom और a perforated section may be provided near the bottom end। तो ये जो लार्ज डायमीटर के पाइप के बाद आपने जो स्मॉल पाइप्स वहाँ पे अंदर इंसर्ट कराए हैं, तो वो पाइप है यानी परफोरेटेड होना चाहिए, या तो उसके बॉटम पार्ट है वहाँ पे ओपन होना चाहिए। देन इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस मेथड। So osmosis method, we are directly go on to the figure for better understanding. So this is the figure of osmosis method। osmosis method का यूज़ करके आप ग्राउंड वाटर है उसको कंट्रोल कर सकते हो। So इसमें सबसे पहले क्या होता है देखते हैं। osmosis method of drainage is used for the fine grain cohesive soil, यानी कि जहाँ पे भी फाइन ग्रेन कोहेसिव सोइल है वहाँ पे आप ये इलेक्ट्रोऑस्मोसिस मेथड है वो एडॉप्ट कर सकते हो, विच कैन बी ड्रेन और इस्टेब्लिश यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो वहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करके आप वाटर को ड्रेन कर सकते हो। दिस मेथड वाज डेवलप बाय एल कासाग्रांडे इन 1952 में एल कासाग्रांडे ने ये मेथड है वो एडॉप्ट की थी, डेवलप की थी। तो इसमें क्या होता है तो कि द डायरेक्ट करंट डीसी इज पास बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। आपको फिगर में दिखाई दे रहा है टू इलेक्ट्रोड्स है, उसमें से डायरेक्ट करंट जो पास किया जाए तो उसमें क्या होता है, ड्रिवन इनटू नेचुरल सॉइल, मतलब सॉइल वाटर विल ट्रैवल फ्रॉम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड। सो उसमें वाटर है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड में ट्रैवल होता है। द एनोड इज मेड इन द फॉर्म ऑफ वेल पॉइंट और मेटल ट्यूब फॉर पंपिंग आउट वाटर। सो यहाँ पे पॉजिटिव एनोड से कैथोड तक जब पानी ट्रैवल होगा तो वाटर ट्रैवल होगा, तो उसमें क्या होगा कि कैथोड के साइड में आप एक पाइप परफोरेटेड पाइप इंस्टॉल करा सकते हो, उसको हम वेल पॉइंट पाइप बोल सकते हैं। उसको इंस्टॉल करा के आप उसमें जो वाटर कलेक्ट होगा उसको हम पंपिंग के थ्रू वाटर को वहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। Then the last method is vibroflotation. So vibroflotation is a technique in which granular soil is vibrated and extra granular soil is added and density of soil is increased। उसमें क्या होता है तो कि ग्रेन्यूलर सॉइल को हम वाइब्रेट करते हैं और उसमें एक्स्ट्रा ग्रेन्यूलर सॉइल डाल के सॉइल की जो डेंसिटी है उसमें इंक्रीज करते हैं। This method was invented in Germany in 1930 and was first used in USA in 1940. Compactor produced centrifugal force of 10 tons to vibrate granular soil like sand and gravel। वो क्या होता है, 10 टन का फोर्स लगा के आप सैंड एंड ग्रेवल को कंपैक्ट कर सकते हो। देन 10% ऑफ एक्स्ट्रा सोइल इज एडेड, उसके बाद आप 10% तक एक्स्ट्रा सोइल भी ऐड कर सकते हो। तो सब स्टेप बाय स्टेप इसकी प्रोसीजर है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले वाइब्रोफ्लोट इज लोअर्ड एंड प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड वेयर द सॉइल इज टू बी कंपैक्टेड, द लोअर वाटर जेट इज ओपन। सो सबसे पहले आपको फिगर में यहाँ पे दिखाई दे रहा है
सबसे पहली फिगर में क्या है, तो वाइब्रो फ्लोट से उसको हम जहाँ पे भी कंपैक्शन करना है वहाँ पे उसकी पोजीशन में रखते हैं, और उसका नीचे का जो पोर्शन है, बॉटम पोर्शन, वहाँ पे एक वाटर जेट भी लगा रहता है। उस क्या करता है, वाटर जेटिंग से सॉइल है वहाँ से रिमूव करता है। Then the vibro float is sunk into the loose ground up to the desired depth using the lower water jet. As water comes out to the jet, it creates a momentary quicksand condition, and the vibro float settles due to its own mass. Then when the desired depth is reached, the vibrator is activated. Desired depth पे आप पहुँच जाने के बाद वाइब्रेटर है वो एक्टिवेट हो जाता है। Then the vibro float vibrates laterally and cause the compaction of the soil in the horizontal direction to a radius of about 1.5 meter. The water from the lower jet is transferred to the top jet and pressure is reduced. And now ग्रेन्यूलर सॉइल इज पोर्ड अराउंड द वाइब्रो फ्लोट। उसके बाद क्या होता है कि सेकंड फिगर में अब दिखाई दे रहा है कि ग्रेन्यूलर सॉइल है उसको हम पोर्ड करके उसको वाइब्रो फ्लोट का यूज़ करके उसको भी आप कम्पैक्ट कर सकते हो। Then powering of sand backfill is continued and the vibro float is slowly raised to the surface. So थर्ड फिगर में आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे वो जो पोर्ड मटेरियल है उसको डाल के हम वाइब्रो फ्लोट को ऊपर ला सकते हैं। बाय राइजिंग द वाइब्रो फ्लोट्स इन द स्टेज एंड सिम्युलेटेनियसली बैकफिलिंग द एंटायर डेप्थ ऑफ द सॉइल इज कम्पैक्टेड। देन लास्ट में क्या होता है तो कि एंटायर डेप्थ है वो आप कम्पैक्ट कर सकते हो। The spacing of walls is usually kept between 2 to 3 meter on a grid pattern. Then the relative density achieved for sandy soil is 70% or more. So ये मेथड का यूज़ करके आप 70% और उससे भी ज़्यादा डेंसिटी है वो अचीव करा सकते हो। इन सॉफ्ट कोहेसिव सॉइल वाइब्रो फ्लोटेशन इज नॉन इफेक्टिव। कोहेसिव सॉइल है वहाँ पे वाइब्रो फ्लोटेशन मेथड इफेक्टिव है नहीं। इसका मतलब जहाँ पे भी सैंडी सॉइल हो वहाँ पे आप ये मेथड का यूज़ कर सकते हो। नाउ वी आर कंक्लूडिंग आवर सेशन। If you have any further questions or want additional information, please feel free to contact me by phone or email. Thank you very much.